यहाँ पे हम लोग ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो बच्चों लास्ट टर्न पे जो डिस्कस किया था वो आपका लेक्चर नंबर 1 था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो हम लोग यहाँ पे जो कंटिन्यू कर रहे थे वो थे आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो बच्चों मैंने आपके साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस काफी सारे डिस्कस किए थे और लास्ट टर्न में आपके साथ ये सारे मैंने आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करके दिए थे। ठीक है। तो जिसको आपने सक्सेसफुली उनके आंसर्स भी आपने लिख लिए नोट्स को यूज करके। तो बच्चों हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग दूसरे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो ये आपके दूसरे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग इनको कवर करेंगे और कुछ थ्योरी के नोट्स भी क्रिएट करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक थ्योरी कवर की जाती है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो बच्चों कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इन सब बातों को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है पीएच। क्या नाम होता है? पीएच। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप लेक्चर नंबर 2 को देख रहे हैं तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 होगा। तो हम लोग इस हेडिंग को कवर करेंगे और इस हेडिंग में काफी सारी बातें आपके पास निकल करके आने वाली होंगी। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है ये आपका लेक्चर नंबर 2 है और ये हो गया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और बच्चों हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे आज के टर्न पे पीएच को। तो ये आपकी हेडिंग होगी कि पीएच का मतलब क्या होता है। वैसे बच्चों जब आप स्कूल में पढ़ेंगे तो क्लास का टीचर भी आपको नहीं पढ़ा पाएगा कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले पीएच का फुल फॉर्म तो याद कर लीजिए। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और बच्चों लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एसिड एसिड है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड होने के लिए। एसिड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर उसमें H प्लस आयन है तो वो क्या होगा? एसिड होगा। और यदि किसी के पास क्या है? OH माइनस आयन है तो वो क्या होगा? बेस होगा। तो बच्चों उसका आयनाइजेशन करना, एक बार मैंने बेस का आयनाइजेशन किया, एक बार मैंने एसिड का आयनाइजेशन किया। और ये बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है H प्लस आयन एसिड के लिए और OH माइनस रिस्पॉन्सिबल होता है बेस के लिए। तो बच्चों इस थ्योरी के पॉइंट को हम लोग लिख भी लेते हैं। H plus is responsible for acidic nature. H plus is responsible for acidic nature. उसके बाद बच्चों जो OH माइनस होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक नेचर के लिए। किसके लिए? बेसिक नेचर के लिए। तो OH माइनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं पीएच को। भी मैंने आपको बताया था कि पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें एसिड और बेस दोनों मिक्स हो गए हैं, तो एसिड और बेस अगर इक्वल क्वांटिटी में मिक्स हो गए हैं तो एसिड बेस को पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा या बेस एसिड को पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा। और एसिड और बेस अगर इक्वल क्वांटिटीज में होते हैं तो ये न्यूट्रलाइज होके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। ये बच्चों आपने लास्ट टर्म पे देखा भी था। और अगर आप इसको लिखना चाहें रिएक्शन वाइज तो आप जानते हैं एसिड प्लस बेस दैट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर ये बच्चों आपने सीखा भी है और आप जानते भी हैं। लेकिन बच्चों ये सॉल्ट क्रिएट तभी होता है जब एसिड और बेस किसमें होते हैं? सेम क्वांटिटी में होते हैं। इसका मतलब अगर एसिड का वॉल्यूम 1 लीटर है तो बेस का वॉल्यूम भी 1 लीटर होगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तभी ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को फिर से रीराइट करें तो एक्चुअल में ये इक्वेशन को सही ढंग से लिखने पर हम ये पाते हैं कि इक्वेशन रियलिटी में कैसे बनी है। जरा अब ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है कि यहाँ पर एसिड और बेस नहीं होते, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तब जाकर के आपके पास सॉल्ट और वाटर बनता है। तो बच्चों सॉल्ट बनता ही तब है जो 100% एसिड 100% बेस आपस में एक दूसरे को क्या कर दें? न्यूट्रलाइज कर दें। ठीक है। और अगर मान लो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में एसिड रह गया है
तो इसका मतलब उसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे, इसका मतलब वो एसिडिक होगा। और अगर मान लो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में बेस ज्यादा रह गया है तो उसमें OH माइनस आयन ज्यादा होंगे, इसका मतलब वो बेसिक होगा। तो बच्चों आपको यही बात पीएच से रिलेट करनी होगी। रिलेट आप कैसे करते हैं वो भी आप थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये बात समझनी है कि अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है किसी भी सॉल्यूशन में, किससे? OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से। अब आप कहोगे सर ये आपने एक नया वर्ड अभी यूज कर लिया, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब दैट इज योर अमाउंट इन योर क्लास 10। वैसे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब तो बहुत कुछ होता है, अभी हम सिर्फ वर्ड यूज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि H प्लस की मात्रा, यदि H प्लस की मात्रा या H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है किससे? OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन से। तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन जो बेसिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में एक्सप्रेस करते हैं। मोल्स की यूनिट मोल्स होती है, वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है। तो बेसिकली बच्चों आज के बाद अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कहें तो आप ये समझ लो कि वो मोल्स पर लीटर में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट बच्चों मोल्स पर लीटर रहती है ज्यादातर। बाकी कॉन्सेंट्रेशन का बच्चों और भी कई सारा मतलब होता है जो लेटर ऑन धीरे धीरे आप सीखेंगे। अभी हम पहले पीएच को कवर कर लेते हैं, दैट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन को। अभी तो हमने पीएच का नाम लिया है, उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। चलिए सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं और रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको रिजल्टिंग सॉल्यूशन कहते हैं। अगर उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन इज एसिडिक। कैसा होगा? सॉल्यूशन इज एसिडिक। और यदि मान लो बच्चों OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन से तो उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन इज बेसिक। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा। तो बच्चों ये बात आपको याद रखनी है किस तरह से मैंने आपको समझाई। लेकिन आप ये भी केस कह सकते हो कि यदि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। इसका मतलब नहीं उसमें H प्लस आयन है, नहीं उसमें OH माइनस आयन है। जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, यानी कि वो एक तरह से वाटर की तरह ट्रीट कर रहा है। क्योंकि बच्चों जो आप ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं ना वही एसिडिक होता है, ना ही वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने आपको H प्लस और OH माइनस आयंस के टर्म्स में समझाया कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और यदि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो बच्चों आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं थ्योरी की तरफ। तो बच्चों हमारे पास क्या होता है? एक पीएच स्केल होता है। अब मेरे पास बच्चों जो आपके पास मेरे पास जो पीडीएफ फॉर्म में एनसीईआरटी है जो मैं आपको शो करता हूँ बार बार, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन बच्चों किसी के पास भी अगर कलरफुल एनसीईआरटी होगी तो वो अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करके चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10th को ओपन जब करेगा तो उसको एक कलरफुल पीएच स्केल भी दिखाई देगा। तो वो अपनी बुक में देखिए, बाकी मैं आपको अपने यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए। तो बच्चों पीएच पीएच इंडिकेटर होता है, पीएच एक स्केल होता है। तो सबसे पहले याद रखिए कि अगर पीएच बच्चों 7 से कम आती है किसी भी सॉल्यूशन की, पीएच अगर क्या है 7 से कम आती है तो आपको याद रखना होगा कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। यानी अगर पीएच 7 से जितनी कम होती जाएगी, यानी कि अगर मान लो किसी की पीएच 1 हो गई, अगर किसी की पीएच 1 हो गई तो वो सॉल्यूशन और ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम 7 से कम होते चले जाएंगे, 7, 6, 5.5, 4, 4.5, 3.5, 2.5, 2, 1, समझ रहे हो? जैसे जैसे हम 7 से वैल्यू कम करते चले जाएंगे हमारे सॉल्यूशन की कैसा होता जाएगा? एसिडिक होता जाएगा। तो पीएच जितनी 7 से कम होगी सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। और बच्चों पीएच अगर 7 के बराबर होता है तो सॉल्यूशन कैसा होता है? सॉल्यूशन होता है आपका न्यूट्रल। और पीएच अगर बच्चों 7 से ज्यादा हो जाए तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है? बेसिक हो जाता है।
तो बच्चों हम लोग चर्चा को इतनी आगे बढ़ा चुके हैं कि क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। क्लास 9th में 8th में पढ़ाया जाता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना रहता है। एक होता है उसमें सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इन दो चीजों से मिलकर के सॉल्यूशन बनता है। तो बच्चों अगर आपने कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनाया है तो आप आज ही घर जाके एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। सॉल्यूशन बनाने का मेथड ये होता है कि एक आप ग्लास में वाटर ले लीजिए, यानी H2O। तो H2O जो है आपका किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। और जैसे ही आप उसमें शुगर डालेंगे, यानी कि चीनी डालेंगे, तो वो सॉल्यूट का काम करेगी। ठीक है। तो जब चीनी पानी में डिजोल्व हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो गए हैं और वो क्या क्रिएट कर देते हैं? सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया कि पानी में मैंने चीनी को डाल दिया, तो पानी आपका सॉल्वेंट है और चीनी आपका सॉल्यूट है। लेकिन आपके दिमाग में यही आता है कि मान लीजिए सर अगर हम चीनी को सॉल्वेंट कहें और पानी को सॉल्यूट कहें तो ये क्या सही रहेगा? हम पहचानेंगे कैसे कि सॉल्वेंट वाटर ही होता है? तो बच्चों आप ऐसे याद रखिए कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा सॉल्यूट से ज्यादा होती है ना? तो इसका मतलब चीनी पानी में डिजोल्व नहीं होती। होती है? होती है भाई। चीनी पानी में डिजोल्व होता है लेकिन पानी चीनी में डिजोल्व नहीं होती। तो आपने क्या देखा है कि आप पानी में चीनी डालते हो, ऐसा नहीं करते हो कि जिस डब्बे में चीनी रखी है उसमें पानी डालते हो, है ना? ऐसा तो कभी करते ही नहीं हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक होता है सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, इसलिए हम उसको बाइनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, बिकॉज इट मेड ऑफ टू कंपोनेंट। तो आपका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टू कंपोनेंट्स। और वो दो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों ये बात आपको याद रखनी होगी और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि जैसे ही आप पानी में चीनी डालते हो तो ये किसका एग्जांपल है? चीनी उसमें सॉल्यूट होती है, पानी आपका सॉल्वेंट होता है। दोनों मिक्स होकर के क्या क्रिएट करते हैं? सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो बच्चों ये बात आपको समझना होगा कि सॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है। और आज आपने ये भी समझ लिया कि अगर आपके पास पीएच 7 से कम आती है तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होता है, पीएच 7 होती है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, पीएच 7 से बड़ी होती है तो सॉल्यूशन आपका बेसिक होता है। तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी होगी। तो बेसिकली ये बच्चों आपके कोर्स में बेसिकली इंडिकेटर्स भी रहते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लिटमस पेपर, शायद आपने कभी सुना हो, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है। फिनोल्फथेलिन एक इंडिकेटर होता है। तो कहोगे सर इंडिकेटर्स ये है क्या? तो इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है, नाम से क्लियर है। जैसे मान लीजिए आप अपनी बाइक चला रहे हैं और आपको राइट टर्न लेना है तो आप इंडिकेटर जलाते हो, और इंडिकेटर बिना जलाए अगर टर्न ले लेते हो तो पीछे वाला आदमी आपसे टकरा जाता है। आप क्या चाहते हो कि पीछे वाला आदमी टकराए ना, आपसे दूरी बना ले। तो इसके लिए आप क्या करते हो? पहले से ही इंडिकेटर देते हो, है ना? और जिनकी गाड़ी में इंडिकेटर नहीं होता, पुराने जमाने की गाड़ियां हैं, तो वो लोग बेचारे हाथ देते हैं। भाई साइकिल में तो लाइट जलती नहीं है तो साइकिल वाले क्या देते हैं? हाथ देते हैं कि हमको राइट टर्न लेना है। तो हाथ क्यों दे रहे हो? ताकि पीछे वाला आपसे सावधान हो जाए, क्योंकि आपको राइट टर्न लेना है। तो आप इंडिकेट करते हो ना। इंडिकेटर कभी लाइट से भी जलता है, इंडिकेटर आपका हाथ भी काम करता है ना? तो आप इंडिकेटर का मतलब क्या समझते हो? कि वो आपको इंडिकेट करे, डायरेक्शन दे कि आप किस तरफ टर्न होना चाहते हो। तो अगर राइट साइड का इंडिकेटर चलाओगे तो उसका मतलब राइट टर्न लेना है, लेफ्ट साइड का चलाओगे तो उसका मतलब लेफ्ट टर्न लेना है। तो इंडिकेटर का यही काम होता है। तो बच्चों क्या होता है केमिस्ट्री में, इंडिकेटर क्या काम करते हैं? वो अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई दूध ले आया, अब वो दूध क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, ये पहचानने के लिए हम दूध को लिटमस पेपर से ट्रीट कराएंगे। किसे ट्रीट कराएंगे? लिटमस पेपर से। तो लिटमस पेपर का जब कलर चेंज होगा, उसी कलर से हम पहचान जाएंगे कि हमारा दूध एसिडिक है कि बेसिक है। और बच्चों याद रखिए, लिटमस पेपर का कलर अगर रेड से ब्लू हो जाता है
तो इसका मतलब बेसिक है सॉल्यूशन। और लिटमस पेपर का कलर अगर ब्लू से रेड हो जाता है तो उसका मतलब सॉल्यूशन वो एसिडिक है। तो आप कहोगे सर इसको याद रखने का तरीका तो काफी डिफिकल्ट है, शॉर्टकट क्या है? हमने कहा बेटा देखो, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। यदि आप रेड से ब्लू में कन्वर्जन हो रहा है तो उसका समझ लो वहां पे जो सब्सटेंस है वो बेस है। याद रखिए बच्चों, अगर फाइनल कलर ब्लू बनता है तो वो बेसिक होता है, और फाइनल कलर रेड बनता है तो एसिडिक होता है। रेड और ब्लू बेसिकली अभी यही दो तरह के लिटमस पेपर आपके पास रहते हैं। तो बच्चों हम इस बात को लिख भी देते हैं तो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो बच्चों टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिकेटर इंडिकेट करता है। तो लाइट जब जलती है तो लाइट भी जलबुझ होती है, तो उसका मतलब वो अपना कलर चेंज करती है, तभी आप समझ जाते हो कि वहां पे कुछ इंडिकेट हो रहा है। तो बच्चों आपके कोर्स में तो काफी सारे इंडिकेटर होते हैं, लेकिन अभी जो आपको याद रखना है वो होता है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों ब्लू लिटमस पेपर। दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो बच्चों ये दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं। अब याद रखो, अगर रेड से ब्लू में कन्वर्जन हो रहा है, रेड से ब्लू में कन्वर्जन हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन आपका बेसिक है। सॉल्यूशन इज बेसिक, ठीक है। और अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्यूशन इज एसिडिक। सॉल्यूशन इज एसिडिक। ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो बच्चों ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो होगा एसिडिक होगा। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों और भी तरह के लिटमस पेपर या और भी तरह के इंडिकेटर होते हैं, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है। तो बच्चों इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको पीएच स्केल बताया, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस तरह का पीएच स्केल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको दिखाता हूं कौन सा कलर कहां पर होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है कि आप इस तरफ जा रहे, ध्यान से देखिएगा, आप इस तरफ जा रहे ना। तो इस तरफ जाने का मतलब क्या है कि आपकी पीएच स्केल है ये। देखो पीएच स्केल पहचान पा रहे हो? देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, और देखो यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बताया? 7 से जैसे कम करते जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। देखो, तो 7 से जैसे जैसे कम हो रहा है उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हम पीएच 7 से बढ़ाएंगे तो उसका क्या बढ़ रहा है? बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर देखो इंक्रीजिंग आ रहा है। और बच्चों जैसे जैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो हमें कैसा कलर मिलता है? ब्लू कलर। कैसा कलर मिलता है? ब्लू कलर। तो बच्चों यहाँ पे जब आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर नजर आएगा। और जैसे जैसे एसिड बनता है तो यहाँ पर कौन सा कलर होता है? रेड कलर। तो बच्चों जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको इतने पोर्शन में रेड कलर नजर आने लगेगा। और बच्चों कहाँ पे कलरलेस होता है? इतने पोर्शन में कलरलेस होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? इक्वल होता है। जितना H+ कॉन्सेंट्रेशन होती है उतनी OH- होती है। तो बच्चों ये भी बात आपको रिवर्स में याद रखनी होगी कि अगर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रही है। अगर उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होती है तो सॉल्यूशन बेसिक होता चला जाता है, यानी ब्लू कलर में कन्वर्ट होता चला जाता है। और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो सॉल्यूशन एसिडिक होता जाता है, पीएच 7 से कम होती चली जाती है और वो सॉल्यूशन रेड कलर में कन्वर्ट होता जाता है। तो बच्चों ऐसा एक पीएच स्केल है जो बिल्कुल कलरफुल है। डिफरेंट पीएच होती है इसमें। पीएच 3 पे भी हो सकता है, पीएच
7 से 14 के बीच में भी काफी सारे नंबर्स हैं, वहां पे भी कलर चेंज होते हैं। तो एक कलरफुल आपके पास स्केल डायग्राम बना है पीएच स्केल का आपकी एनसीईआरटी की बुक में, जिसको आप लेटर ऑन देख सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये पूरी बातें एक्सप्लेन की है कि ये किस तरह से ये काम चलता है। बाकी जो बच्चे इसको देख रहे हैं उसको और ज्यादा समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह की जो थ्योरी पॉइंट्स दिए हैं इनको भी पढ़ सकते हैं, और या तो अभी नहीं पढ़ना चाहें तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब आपको कंप्लीट करने होंगे तो वहां पे आपको सारे ये पॉइंट मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर कुछ और बातों का डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बच्चों देख सकते हैं आप आपके पास एक पीएच स्केल दिया है। प्योर वाटर आप देख सकते हैं, प्योर वाटर की जो पीएच है वो कितनी है, 7.4 है। इसका मतलब आपका वाटर थोड़ा सा बेसिक होता है, और बेसिक का मतलब थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक। बेसिक को कभी कभी बुक्स में अल्कलाइन का नाम भी यूज करते हैं। जूस कैसा होता है, खट्टा होता है, तो उसका मतलब वो इसी तरफ आएगा क्योंकि वो जूस है। ठीक है ना। फिर क्या है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, वो और भी ज्यादा खट्टा हो गया तो वो 1.2 हो गया। ठीक है, तो जो इस तरह से ये बनी हुई है इसको आप देख सकते हैं बाद में। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और बातों को जान लेते हैं थ्योरी में। अब बच्चों ये जो टेबल लिखी है, टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं और ये आपको याद भी करनी होगी। तो मैं आपको उसको याद करने का तरीका भी बना देता हूँ कि जो एसिड कुछ जो एग्जिस्ट करते हैं उनको आप किस तरह से याद रखेंगे और वो एसिड कहाँ कहाँ पर कैसे पाया जाता है। तो ये है बच्चों, ये आपको टेबल याद रखनी है। टेबल इतनी हेल्पफुल है कि आप मान लीजिए अगर आईएएस का एग्जाम भी देंगे तब तक ये आपके पास टेबल चलती रहेगी। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिडिक होता है, एसिटिक एसिड होता है। विनेगर में बच्चों कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। तो बच्चों विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ये आपको याद रखना होगा। विनेगर वही होता है बच्चों, जब आप होटल में जाते हैं तो सबसे पहले जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो खाने से पहले आपके पास कुछ अचार आ जाती है और प्याज आ जाता है। वो प्याज जो होता है सिरके में भिगोया गया होता है, खट्टा होता है। तो जो सिरका होता है बेसिकली बच्चों उसको हम विनेगर कहते हैं, तो वो आपको होटल में मिलता ही है। उसके अलावा आपके पास सिट्रिक एसिड किसमें होता है, संतरे में। ऑरेंज मतलब संतरा। बच्चों टेमरिंड का मतलब क्या होता है, टेमरिंड का मतलब होता है इमली। क्या होता है, इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। एंट स्टिंग बच्चों क्या होता है, अगर एंट स्टिंग का आपने कभी नाम नहीं सुना तो तुम बता सकती हो एंट स्टिंग क्या होता है। जब मच्छर काट जाते हैं हाँ ठीक है, तो उसमें जो काटते हैं तो हमें इचिंग होती है उस जगह पे, तो वो मिथेनोइक एसिड। हाँ मच्छर के काटने पे, चींटी के काटने पे जो एसिड क्रिएट होता है वो मिथेनोइक एसिड होता है। दही में बच्चों याद रखिएगा, ये आपसे बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। दही क्या होता है, एक तरह का खट्टा दूध होता है। तो बच्चों ये आपको एसिड याद रखने हैं कि ये एसिड नेचुरली अकरिंग एसिड्स है, ये आपको किसमें पाए जाते हैं ये आपको याद रखना होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके क्वेश्चंस थे जिनको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। आपके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं ये। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग के पास क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solutions while solutions of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो काफी आसान हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई एसिड होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए। अगर उसके पास H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है तो वो एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
यह काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन को याद भी करने होते हैं। तो बच्चों HCl और HNO3, HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों HCl तो आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन आप HNO3 का नाम लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपने क्लास 9th में भी पढ़ाई नहीं की है। तो इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। तो अगर बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो यहाँ बनेगा H+ और NO3-, इसको नाइट्रेट आयन कहते हैं। और HCl तो आप पहले से जानते हैं, जब ये ब्रेक होगा तो H+ और Cl- बनेगा। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर H+ आयन आ रहा है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। और बेसिकली बच्चों ये एसिडिक कैरेक्टर जो शो करते हैं ना, ये वाटर में ही शो करते हैं, इसलिए लिखा है एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब वाटर। और बच्चों आप कंप्लीट इक्वेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको कंप्लीट इक्वेशन भी सिखाता हूँ। जैसे HCl, ये देखो ये वाटर में जाता है, जब ये वाटर में जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। बच्चों HCl से क्या निकलता है, H+ निकलता है, और वो H+ वाटर के पास जाकर के बनाता है H3O+, और Cl- बाहर निकल जाता है। तो बच्चों H3O+ किससे बनता है, जब HCl से H+ मिलता है H2O को, तो H3O+ का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये फॉर्मेशन जो होता है, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाता है। 3 तरह की बॉन्डिंग होती है, क्लास 9th में आपको पढ़ाई जाती है। एक होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक होती है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, और एक होती है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो उसमें रोल होता है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का, तभी ये H3O+ बनता है। तो बच्चों अगर आप चाहें, अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है, तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, HCl को डायरेक्टली एनालाइज कर दीजिए H+ और Cl-। अगर आपको पहले से कुछ पढ़ाया गया है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में, तो आप ये कंप्लीट रिएक्शन भी एक्वस सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वाटर ही होता है ना, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब, इसका मतलब ये होता है, एक्वस तभी कहते हैं जब उस सॉल्यूशन में क्या हो, वाटर हो एक्सेस में, तभी हम उसको सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब क्या कह रहा है, वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, अल्कोहल बेसिकली होता है C2H5OH, इसको बच्चों हम अल्कोहल कहते हैं। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं CH3CH2OH। और अगर बच्चों इसको आप ओपन करना चाहें तो आप ओपन भी कर सकते हैं। देखिए कार्बन की वैलेंसी मैं आपको 10 बार रटवा चुका हूं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। देखिए CH3CH2OH, ध्यान से देखिए बच्चों, वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। दूसरे कार्बन के पास भी देखो 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास देखो 2 बॉन्ड है, 1 2। हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड है, 1। दैट मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, कार्बन की 4 होती है। तो बच्चों अगर आपने कभी नहीं सुना अल्कोहल, तो ये काफी फेमस अल्कोहल होता है। इसमें 2 कार्बन होते हैं, इसलिए हम इसको, 1 कार्बन होता है तो मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, 2 कार्बन होता है तो उसको हम इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। इसके अलावा बच्चों C12H22O11, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं सुक्रोज। क्या कहते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब शुगर। जो चीनी होती है ना बच्चों, ये चीनी का फॉर्मूला है, जो आप चीनी खाते हैं ना घर में, उसका केमिकल नेम होता है सुक्रोज, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। दिस इज बेसिकली शुगर। क्या कहते हैं इसको, शुगर यानी कि चीनी। ठीक है, तो ये होता है बच्चों बेसिकली। अब बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर समझना है कि अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये जब ब्रेक होते हैं तो उसमें H+ आयन नहीं निकल पाता है, यानी इनमें डज नॉट हैव H+ आयन। जब इसमें H+ आयन ही नहीं है, इसलिए ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों इस सॉल्यूशन को अगर आप एग्जाम में बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिखना चाहें, तो मैं आपको सॉल्यूशन लिखा लिखाया भी दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आप नोट नहीं कर पा रहे तो सॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं पूरी तरह से। तो बच्चों ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन मैं आपके नोट्स में डाल सकता हूँ, जिसको आप घर जाके अच्छी तरीके से कंप्लीट भी कर सकते हैं। और समझने के लिए इसमें जितना था वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया।
क्या लिखा हुआ है बच्चों उसमें? आंसर 1 लिखा है, द डिसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस always occurs in presence of water. Hydrogen ions combine with water to form hydronium ion H3O+. तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे यही बात जो मैं आपको समझा रहा था लिखी भी है कि HCl जब वाटर से रिएक्ट करता है तो H+ आयन और Cl- आयन बनता है, लेकिन बच्चों जो H+ आयन है वाटर से कंबाइन होकर क्या बनाता है? H3O+ आयन। ये बच्चों आप याद भी रखिए, मैंने आपको डायरेक्टली लिख के भी बताया था रिएक्शन में। H3O+ का नाम आप याद रख लीजिए, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। आप इसको भी याद कर सकते हैं डायरेक्टली, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, ये कहते हैं। इसके बाद बच्चों पढ़ते हैं क्या लिखा है, ऑल्दो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल, ठीक है, कंटेन्स हाइड्रोजन, दीज कैन नॉट डिसोशिएट। कह रहा है ग्लूकोज और एल्कोहल में जो हाइड्रोजन होता है, मना नहीं कर रहे, नहीं होता है, होता है, लेकिन वो डिसोशिएट वाटर में नहीं होते हैं। जब वाटर में डिसोशिएट नहीं होंगे तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा, हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करेंगे। तो बच्चों ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, काफी आसान था। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा था कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयनाइज होंगे तो H+ आयन क्रिएट करेंगे, दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर। अदरवाइज दूसरे जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है ये वाटर में आयनाइज नहीं होते हैं, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। तो होपफुली बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन के बच्चों हम लोग नोट्स क्रिएट करते रहते हैं साथ में। ये आपका हो गया बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को बच्चों रीड करना स्टार्ट करिए। क्या लिखा है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों कह रहा है कि अगर एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एसिड है प्लस वाटर है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि बच्चों भी मैंने बताया था कि अगर कोई भी एसिड है उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या क्रिएट होता है? H3O+ आयंस और Cl- आयंस। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कभी भी फ्लो होती है तो वो किस में होती है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के फॉर्म में होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बेसिकली क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, प्रोटॉन्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। एक इलेक्ट्रॉन पे बच्चों कितना चार्ज होता है? ये भी लर्न कर लो। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये भी आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि HCl और वाटर कभी भी आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं? आयंस। ये क्या क्रिएट हो रहे हैं? आयंस। ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या क्रिएट हो रहे हैं? आयंस, है ना, प्लस और माइनस। तो बच्चों जहां पर आयंस होंगे वहां पे क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। अब बच्चों अगर आप इसका आंसर लिखना चाहो अपने स्कूल के एग्जाम्स में तो वो भी लिख सकते हो। देखिए कितना आसान है। क्या लिखा है? acids dissociate aqueous solution to form ions and these ions are responsible for conduction of electricity। हो गया, कितना छोटा आंसर था जो आपने समझ भी लिया। अब बच्चों हम लोग चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये इसका आंसर। तो बच्चों हम लोग अब एनसीईआरटी को ओपन करते हैं और एनसीईआरटी को ओपन करने के बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper। तो बच्चों HCl गैस जो होती है वो लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती है? इसका मतलब अगर कलर नहीं चेंज कर रही है तो उसका मतलब ड्राई HCl में नहीं एसिडिक कैरेक्टर होगा, नहीं बेसिक कैरेक्टर होगा, ऐसा कुछ रहा होगा, है ना, तभी वो कलर क्या कर रहा है? अपना चेंज नहीं कर रहा है लिटमस पेपर।
तो चलिए बच्चों, इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, तभी समझ पाएंगे इसका आंसर प्रॉपर तरीके से क्या लिखना है एग्जाम में। देखिए क्या लिखना है, लिखा है कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज बाय द हाइड्रोजन आयंस, है ना। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन H प्लस आयंस। ड्राई HCl में H प्लस आयंस नहीं होते। ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा हुआ। सूखा हुआ इसका मतलब उसमें पानी नहीं है। लेकिन बच्चों अगर एक्वस HCl होता, एक्वस का मतलब HCl प्लस वाटर होता, तो वहां पे बच्चों क्या होता, आयंस क्रिएट हो जाते। H3O प्लस आयंस यानी H प्लस आयन क्रिएट हो जाता, और क्रिएट हो जाता तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता। लेकिन बच्चों ये एक्वस HCl नहीं है, ये ड्राई HCl है। इसका मतलब सूखा हुआ HCl है जिसमें से पानी सूख गया, गायब हो गया। जब पानी चला गया तो उसमें H प्लस आयन नहीं है। तो इट इज ओनली इन द aqueous solution that an acid dissociate to give ions. Since in this case neither HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet, therefore the color of the litmus paper does not change. ठीक है, तो लिटमस पेपर का बच्चों कलर क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर ड्राई HCl, उसका मतलब वाटर वहां पे क्या हो गया है, absent हो गया है, वाटर absence हो गई है, जिसकी वजह से जब वाटर absence है तो वहां पे H प्लस आयन नहीं आएगा। H प्लस आयन नहीं आएगा तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है बच्चों, उसको भी कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, लिखा है व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। लिखा है व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी में अगर हम पानी मिक्स करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं। कह रहा व्हाइल डाइल्यूशन एन एसिड, आपको पता है कभी भी हम अगर एसिड का सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। क्या कह रहा है, कह रहा है अगर तुम्हें एसिड में पानी मिलाना है तो उसके दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड हो सकता है तुम एसिड की बोतल ले आओ और उस बोतल में पानी डालो। एक मेथड ये हो सकता है तुम पानी की बोतल नीचे रख दो और पानी की बोतल में एसिड डालो। ये दो प्रोसेस हो सकते हैं दोनों को मिक्स करने के। लेकिन ये कह रहा है कि रिकमेंड क्या किया जाता है, रिकमेंड ये किया जाता है दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड को वाटर में ऐड करो, न कि वाटर को। देखो लिखा हुआ है, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया तो हम उसको आंसर की तरफ से बताते हैं और साथ में एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो बच्चों क्या करिएगा, आप एक एग्जाम्पल को करने के लिए अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप एक काम करिएगा, आप अपने घर पे जा करके एक टॉयलेट क्लीनर ले लीजिएगा। टॉयलेट क्लीनर का मतलब जो है बाथरूम साफ करने वाला ले लीजिएगा, उसको टॉयलेट क्लीनर भी कहते हैं। तो जो टॉयलेट क्लीनर होता है बेसिकली उसमें एसिड होता है, या आप कहीं से आप सल्फ्यूरिक एसिड ले ही आइएगा, बोतल में काले रंग का होता है। वो जब आप ले आएंगे तो आप क्या करिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल में पानी डालिए। जैसे ही आप बोतल में पानी डालेंगे एक विगरस रिएक्शन होगी, उसमें हीट पैदा होगी और बोतल फट जाएगी, जिसके छींटे और कांच के टुकड़े आपको लग जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि एसिड की बोतल में हम पानी नहीं डालते हैं क्योंकि वहां पे विगरस यानी कि स्ट्रॉन्ग हीट क्रिएट होती है एनर्जी के साथ, और ये बोतल फट जाती है। क्योंकि वहां पर क्या है, एसिड की क्वांटिटी बोतल में पहले ही ज्यादा थी और आपने पानी थोड़ा सा डाला, है ना। विगरस रिएक्शन हुई, हीट जनरेट हुई, बोतल फट गई। लेकिन बच्चों अगर हम उल्टा काम करें, पानी की क्वांटिटी ज्यादा रखें, यानी कि पानी की बोतल में धीरे धीरे करके एसिड डालें, तो पानी की बोतल नहीं फटेगी, क्योंकि पानी की बोतल में आने वाला एसिड कम होगा, पानी ज्यादा होगा, रिएक्शन होने में टाइम लगेगा। तो बच्चों ये आपको याद रखना होगा कि अगर हम एसिड की बोतल में पानी मिक्स करते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट इवॉल्व होती है। तो बच्चों आपको याद रखना होगा
और एसिड की प्रॉपर्टी को बहुत पुराने जमाने के घरों में जहां पर काई जमा हो जाती है, गंदे हो जाते हैं घर, टाइल्स गंदी हो जाती है, टाइल्स को साफ करने के लिए, काई को हटाने के लिए वहां पे एसिड की बोतल डाल दी जाती है एज इट इज। और वो एसिड की बोतल डालते ही आवाज आती है, तेजी से हीट निकलती है और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, बाथरूम पूरा साफ हो जाता है, काई पूरी हट जाती है, जंग पूरी चली जाती है। समझ में आया? क्या लिखा है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड or a base in a water is a highly exothermic reaction. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must be always added slowly to the water. ठीक है, एसिड को भी पानी में धीरे धीरे मिक्स करना है। तेजी से मिक्स कर दिया तो एसिड की क्वांटिटी तुरंत बढ़ जाएगी, बोतल फिर से फट जाएगी। और जैसे जैसे आप एसिड को पानी में मिलाएं, उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, चम्मच से मिक्स भी करेंगे। मिक्स करने को क्या कहते हैं? स्टरिंग। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. ठीक है? The glass container may also break due to the excessive local heating. तो आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी हम लोग अगर एसिड की बोतल में पानी मिक्स करते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से बोतल फट जाती है। इसलिए एसिड की बोतल में पानी नहीं मिक्स करते, उल्टा प्रोसेस करते हैं, पानी की बोतल में एसिड को धीरे धीरे मिक्स करते हैं और उसको मिक्स करते चले जाते हैं।